चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका रिवीजन लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छे से वीडियो देख के राइटिंग वर्क करके प्रिपेयर किया होगा। सो टुडेज टॉपिक 7.4 एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। आई रिपीट, हम यहाँ पे टू द पॉइंट से चलेंगे, इतना ही टॉपिक कवर अप करेंगे, इतने ही पॉइंट्स बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत डीप में किसी भी थ्योरी में जाने वाले नहीं हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप पर्सनली मुझे बोल सकते हो, उसके लिए वीडियो या फिर आपको व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पर बहुत डीप में हम किसी थ्योरी में नहीं जाने वाले हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चलेगा। इस टॉपिक में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टॉप मोस्ट एमपी है दिस वन, ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड ड्रॉ ग्राफ फॉर वोल्टेज करंट एंड फेजर डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन भी आईएमपी है, प्रूव दैट पावर कंज्यूमिंग इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज ज़ीरो ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये जो लास्ट वाला थर्ड है ये इतना आईएमपी नहीं है, लेकिन टॉपिक अच्छा है, डीपली आके समझाना पड़ेगा। तो इसको हम सारा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर का एक इस इंडक्टर के लिए और एक कैपेसिटर के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ द पावर कंज्यूमिंग प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट इज ज़ीरो ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक पूरे कंप्लीट साइकिल पे ज़ीरो होता है, पर क्यों होता है उसका डिस्कस करना है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। हम ऊपर के दोनों क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो हमको दिख रहा है वही, तो क्या दिख रहा है डायग्राम के अंदर वो पॉइंट लिख देते हैं हम। सो हाउ टू राइट, आप भी लिखते रहना, वीडियो चालू रहेगी, आपका नोटबुक पेन चलता रहेगा, ध्यान रखना। सो हियर एज शोन इन द फिगर, an inductor is connected with AC voltage supply। तो AC वोल्टेज सप्लाई के लिए हम हर बार लिखते हैं V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जो इंडक्टर आपने यहाँ पे अज्यूम किया है वो प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर होने का मतलब क्या, उसका इंडक्टेंस तो होगा पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। सो लेट द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर is L and resistance is 0, मीन्स एक आइडियल इंडक्टर है। ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो कंसिडर किया। आफ्टर दिस अब जो हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं, सो यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इस लूप रूल में हम पूरा किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मालूम है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंडक्टर के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। कंडीशन आपको मालूम है कौन सा वाला, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया तो ये 2 हो गया कि वो समेशन ऑफ टोटल ईएमएफ किसी पर्टिकुलर टाइम पे 0 रहेगा। हम यहाँ पे करंट भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो आई यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम टी पे लिख दिया हमने। यहाँ पे हम कंडीशन में बता दें कि व्हाट इज दिस, वेयर दिस एल डी आई बाई डी टी, वैसे माइनस होता है मालूम है ना क्यों, क्योंकि लेंस लॉ का प्रेजेंस, पर उन सब की कुछ भी डीप में नहीं जा रहे हैं। सो इट इज एल डी आई बाई डी टी। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस में प्रोड्यूस हुआ ये, इन दैट इंडक्टर। व्हाट इज दिस एल, तो एल है सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 को और आगे लेके चलें। जो 2 नंबर दिख रहा है आपको इस इक्वेशन को, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
इस इक्वेशन के ऊपर से आई कैन राइट डी आई बाई डी टी, ये L इस साइड जाएगा बेटा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इट इज़ वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी। अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ तो एक स्टेप और लिख दूँ मैं आपके लिए, इट इज़ डी आई बाई डी टी को उस साइड कर दूँ, इट इज़ वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी एंड दिस इज डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, दिस इज डी आई, ये वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन क्या, छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स डी आई को ऐड करें तो टोटल करंट आई बन गया। यहाँ पे ये वी एम और एल कांस्टेंट है, जब साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, और फिर जब इसका हम चेन रूल लगाते हैं, मतलब सॉरी कांस्टेंट वैल्यू जो है ओमेगा वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन रूल। इसमें भी किसी को डाउट होगा बायो स्टूडेंट्स को तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, इंटीग्रेशन के रूल समझा दूंगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, अभी कांस्टेंट ऐड हुआ, देखो ये एडिशन किसके साथ है, इस टर्म के साथ है और ये आई के इक्वल है। अब अगर ये आई के इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी यूनिट डायमेंशन किसकी तरह होगा, करंट की तरह ही होगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, तो मेंशन करते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं। हियर किसकी बात करें, कांस्टेंट की। हियर कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन ऑफ करंट, जो करंट मतलब एम्पियर, एंड टाइम इंडिपेंडेंट। क्यों टाइम इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट वर्ड बोल दिया ना, तो टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। यहाँ पर इस कांस्टेंट को लेके क्या क्या मालूम पड़ा कि ये कांस्टेंट करंट के इक्वल बना रहा है, मतलब ये भी करंट जैसा ही है, पर ये कांस्टेंट है मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ईएमएफ के साथ। बट ईएमएफ जो सोर्स हमने लिया है, ईएमएफ सोर्स इज ऑसिलेटिंग। जो ईएमएफ वोल्टेज हम वैल्यू करें, जो सोर्स का वैल्यू करें, इट इज ऑसिलेटिंग किसके अबाउट, अबाउट ज़ीरो। और वो क्या करता है, रिजल्ट देता है, गिव्स ऑसिलेटिंग करंट। अब अगर करंट ऑसिलेटिंग है दैट मीन्स इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो मतलब ये ईएमएफ हमारा वेरिएबल है, जिससे करंट वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे बन ही नहीं सकता। तो ऐसा कांस्टेंट नहीं बन सकता मतलब क्या हो गया, ये जो आपने कांस्टेंट लिया ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इज ज़ीरो। हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई कांस्टेंट होना चाहिए था, पर यहाँ पे कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि ज़ीरो होगा नहीं। मीन्स हम अपने इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस आई इज इक्वल्स टू माइनस वी एम बाय, यहाँ पर ओमेगा वाला जो पार्ट हमारे पास था तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट इट एज ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। मालूम पड़ा बेटा, ये हमने ओमेगा को एल को दे दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए थे इसलिए। चलो अब यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करें, मैं इसको वी एम बाय ओमेगा एल को ऐसे रखूँ, माइनस भी ऐसे रखता हूँ। पहले मैं इसको साइन में ट्रांसफ़र करूँ, आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। मैं चाहता हूँ ये माइनस भी एडजस्ट हो जाए, तो अगर माइनस को मैं साइन के अंदर लेके जाऊँ तो चेंज होगा, क्योंकि साइन कैसा है, दैट इज़ अ ऑड फंक्शन। साइन यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये माइनस को अंदर ले गया, ध्यान रखना, बाय वाले ऐसे समझ सकते हैं, मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट मालूम है इसका। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है उसको भी चेंज कर दूँ, यहीं से ज़्यादा लंबा रखना पड़े इस वी एम वाले टर्म को, आई कैन राइट इट एज आई एम। तो रिप्रेजेंट करिए यहाँ पर, वेयर दिस आई एम इज इक्वल्स टू, इट इज़ वी एम बाय ओमेगा एल, दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ द किसका, करंट का है, ये सब लिखना है, इसके मार्क्स हैं। और ये ओमेगा एल क्या है, तो इसके लिए ध्यान रखना,
ओमेगा एल इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का बिहेवियर था वैसे यहाँ पे ओमेगा एल का है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्सएल, एंड एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। चाहो तो आप इसको 2 पाई एफ एल लिख सकते हो, एफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ तक हमने पार्ट कंप्लीट किया। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसे लिख सकते हैं हम, दैट आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाय एक्सएल। इक्वेशन नंबर 6 देख लो आप, वहाँ पे क्या था, वी एम बाय आर था रेजिस्टेंस में, यहाँ पे एक्सएल आ गया। तो जो बिहेवियर रेजिस्टेंस का है वही बिहेवियर यहाँ पे इंडक्टर का है। अब इस एक्सेल टर्म को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ एक्सेल इज ओम, क्योंकि सेम एज रेजिस्टर है। ये करता क्या है, ये करंट को कंट्रोल करता है, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस कंट्रोल्स द करंट सेम एज रेजिस्टर। देखो सेम कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसी तरह रेजिस्टर लॉस करता है एनर्जी का, इंडक्टर लॉस नहीं करता, लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा, यहाँ पर वो धीमे धीमे आएंगे। और ये प्योरली किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा और एल पे ही डिपेंड करता है। सो हियर द एक्सेल डिपेंड्स ऑन ओमेगा एंड एल, डायरेक्टली डिपेंड, क्योंकि क्या एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल है। जहाँ पर भी कोई नहीं क्लिक हो, वापस वीडियो को पीछे लेके जाओ, वापस देखो, बार बार देखो, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, हमने ये फॉर्मूला भी डराइव कर लिया, हमको माइनस वाला टर्म भी मिल गया, और कांस्टेंट हमने कर लिया, उसको पॉजिटिव कर लिया। अब बात किसकी आती है, अब नंबर आता है हमारा फेज डिफरेंस शो करके फेजर डायग्राम का। यहाँ पे फेज डिफरेंस का मतलब समझ लो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को याद करूँ फिर से फ्रॉम इक्वेशंस, एक तो v का था, v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड i के लिए क्या था, इट इज i इज इक्वल्स टू आई एम साइन, हियर इट इज पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। देखो माइनस बाहर निकाल दोगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके भी। ये क्या शो करता है, तो ये बहुत अच्छा से एक स्टेटमेंट बताता है। क्या दिखा रहा है कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे चल रहा है, कितना, बाय पाई बाई 2 रेडियन, और हम इसको कह सकते हैं 1/4 साइकिल, मतलब 1/4 पाई बाई 2 मतलब 1, क्योंकि पाई बाई 2 90 हुआ, फिर पाई मतलब 180 हुआ, फिर 360 मतलब 2 पाई होता है। तो ये 1/4 साइकिल जितना पीछे चलता है, किससे, वोल्टेज से। हम फेजर डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे रखा है, इसी को आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो फेजर देख लेते हैं इसका, परफेक्ट समझना बराबर। चलिए हम सबसे पहले अपने वोल्टेज के लिए जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ है, तो वो ये रही, ये हमने ड्रॉ किया वोल्टेज के लिए। किस टाइम पे हमने ड्रॉ किया इसको, T1 टाइम पे, तो ये ओमेगा T1 हुआ। ये समझने के लिए एक बार रजिस्टर वाला फिर से वीडियो देखना, वापस उसको देखना, समझना, फेजर भी समझना, फिर वापस देखना, उसको बार बार देखना। ये ओमेगा T1 हो गया। अब देखो एक बात है कि इस तरफ घूमने का मतलब होता है पॉजिटिव, तो इधर घूमने का मतलब होता है नेगेटिव। अगर हम देखें इस टर्म को, तो इसको मैंने ऐसे लिखा था वहाँ पर, इट इज़ आई एम, अगर माइनस बाहर ले लूँ तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखो अगर ये वाला एंगल यहाँ तक ओमेगा टी हो, तो उससे रिवर्स अगर आओ तो इसमें से यहाँ तक आप आ जाओगे ना, ओमेगा टी में से माइनस पाई बाई 2 करोगे। मतलब मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, ये माइनस के लिए ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको,
दिस वन ये करंट की हो गई, और ये करंट लाइन क्या हो गया, इस V लाइन से कितना चल रहा है, π/2 पीछे चल रहा है। अब इन सबको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। चलिए देखो किस तरह से, ये हमारा मेन वोल्टेज ये चल रहा है, दिख रहा है आपको। अब इससे मैंने एक डॉटेड लाइन खींच के यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, और उसी टाइम पे इससे मैंने डॉटेड लाइन खींच के यहाँ पे बनाया। ये पीछे चल रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ से ये डॉटेड लाइन जो दिख रही किसकी बनी, करंट की बनी। सारे ग्राफ लर्न करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। पीछे आप नोटिस कर लो कि जब ये 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पे आता तब ये 0 पे ही रहता है, क्योंकि इतना पोर्शन 1/4 है, ये 1/4 है, तो 1/4 यानी उससे भी ही चल रहा है। नहीं, अब ये 0 से स्टार्ट करेगा, जब वो घूम के नीचे आता है तब ये मैक्सिमम पे पहुंचता है, मतलब वापस ये 1/4 पीछे चल रहा है। जब यहाँ से नेगेटिव पे आ गया, इस तरफ आ गया, तब ये यहाँ से नीचे इधर आया, मतलब देखो ये फिर से वापस 1/4 पीछे चल रहा है। तो लगातार इससे 1/4 ही पीछे चलता रहेगा। ये हुआ फेज़र। किसका फेज़र हुआ, ये वोल्टेज आई को रिप्रेजेंट करने वाला। किसके लिए, ओनली इंडक्टिव सर्किट के लिए हमने ये ड्रॉ कर लिया। किसके लिए ड्रॉ किया, इंडक्टिव सर्किट के लिए। अब यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स है वो भी देख लेते हैं कैसे। ये वोल्टेज V है, तो ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t, पर t1 टाइम पे है। ये I है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ओमेगा t माइनस π/2। इस साइड माइनस होता ही है, इसलिए हमने क्या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ये तो आपको मालूम है, ये पाई है, ये 2π है, और ये ओमेगा t है, यू नो दैट। तो ये क्या था, फेजर डायग्राम ऑफ सर्किट इन दिस फिगर, जो भी है इंडक्टर के लिए, ग्राफ ऑफ V एंड I वर्सेस ओमेगा t, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना हो तो एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं आपको डायग्राम के बाद, कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा था करंट की बात, जो मैंने बताया, एक्सप्लेन किया क्या, कि करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन द वोल्टेज। सही बात है ना, वोल्टेज से पीछे पहुंचता है, कितना, बाय 1/4 पीरियड। 1/4 पीरियड का मतलब क्या हो गया, t/4 हुआ, मतलब क्या, π/2 ओमेगा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इस तरह से क्या होगा, इतने ये टाइम इंटरवल में पीछे चलता रहेगा उससे। यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन कर दूँ मैं, ये हमारा जो ग्राफ है V वर्सेस I का नहीं देना है, वर्सेस ओमेगा t। ओके, अब बात करते पावर की, जो पावर कंज्यूम होता है। कंप्लीट थ्योरी लिखनी है, हम थ्योरी जितना बोर्ड में लिखना उतना ही लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सेम कॉपी करना आप सब। तब यहाँ पे पावर के लिए मतलब अलग से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो पावर को। तो सबसे पहले कौन सा, इंस्टेंटेनियस, पावर इन इंडक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था, P क्या होता है, इट इज़ I इंटू V। I क्या है यहाँ पे, सो I है Im साइन ओमेगा t माइनस π/2। V क्या था, इट इज़ Vm साइन ओमेगा t। मैं यहाँ पे Im और Vm को ऐसे लिख देता हूँ साथ में। मैं साइन को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस में आया था ना रिजल्ट, माइनस में हम वही लिख दे रहे हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। याद है नहीं याद है, दिखा देते हैं आपको। पहले यहाँ पे मैं ड्राइव किया था, ये देख लो, ये देखो ये टर्म आया था माइनस कॉस ओमेगा टी वाला मिला, तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दे रहे हैं, जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हो गया साइन ओमेगा टी, माइनस बाहर रखा मैंने,
आई एम वी एम में 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या क्या यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है। मैं इसको माइनस आई एम, इसको वी एम रख रहा हूँ, इसको 2, और ये टर्म बन गया साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी बन गया। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। इक्वेशन नंबर देना है तो हम कितना दे सकते हैं, 6 तक था, ये 7 नंबर हो गया। अब ये फिनिश होने के बाद क्या रूल है, हम निकालते हैं एवरेज पावर। चलो फाइंड करते हैं। द एवरेज पावर डिसिपेटेड या फॉर द इंडक्टर इन द इंडक्टर, कहाँ पर, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, पूरे एक साइकिल पे। तो क्या हो जाएगा, द पावर P या फिर यहाँ पे एवरेज। एवरेज के लिए आपको हमने पहले बता दिया है, इसलिए कोई ज़्यादा डीप में आने की ज़रूरत नहीं है। साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। आपको ये टर्म्स तो कांस्टेंट दिख रहे हैं, कौन से, आई एम वी एम 2। हम जो भी निकालेंगे एवरेज इस साइन फंक्शन का निकालेंगे, और साइन फंक्शन को साइन फंक्शन कंप्लीट साइकिल पे अपनी एवरेज वैल्यू 0 देते हैं। मीन्स यहाँ पर एवरेज पावर वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। मीन्स यहाँ पे ये रिजल्ट बन गया क्या, पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर over a complete cycle is 0 कंप्लीट। आप चाहो तो इंडक्टिव सर्किट लिख दो, ओनली इंडक्टर के लिए लिख दो। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश। इसके बाद जो हाउ वाला बाकी है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे स्पेस भी रखते हैं, बाद में इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इसको लास्ट वीडियो में, बाद में कभी। नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर से। एग्जाम्पल नंबर 7.2 बहुत छोटा सा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। इंडक्टर की वैल्यू देख के रखी है, दिस इंडक्टर L इज इक्वल्स टू 25 मिली हेनरी। अब मिली मतलब कितना, तो 10⁻³ हो गया। सोर्स इतना दिया, मैंने बताया था जब भी कुछ भी ना दिया हो तो वो RMS होता है, तो ये हो गया 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक्सेल फाइंड करना है आपको। RMS ऑफ करंट मतलब IRMS निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी देख के रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। चलो स्टार्ट करते हैं। एज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल्स टू, दैट इज ओमेगा L, मतलब कितना होता है 2πfL। 2 तो ऐसे रहेगा, 3.14 ऐसे हो जाएगा, ये है 50, ये कितना है 25 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 7.85 ओम। नाउ हमको निकालना है IRMS। I इज इक्वल्स टू V, पर RMS है तो RMS, और बाय क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस, पर यहाँ पर XL आएगा क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। It will be 220 by XL value, it is 7.85। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर 28 एम्पियर। एक और सम करते हैं अपने 7.3, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। इतना इंडक्टर दे के रखा हुआ है, इट इज़ 44 10⁻³ हेनरी, क्यों, मिली है। इतने वोल्ट सप्लाई, मैंने बताया था जब कुछ भी ना बोला हो तो वो हमेशा RMS वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी देख के रखा है 50 हर्ट्ज। क्या फाइंड करना है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट। चलो एज IRMS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज VRMS बाय XL। आप चाहो तो XL पहले फाइंड कर सकते हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2πfL। This is 220, 3.14, F is 50, and here L is 44 10⁻³ On solving this, you will have 15.92 एम्पियर। कैलसी यूज़ करना, कैलकुलेशन करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, कॉपी मत मारना। ओके, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अगला टॉपिक कैपेसिटर, उसकी वीडियो सेंड करते हैं थोड़ी देर बाद।